अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से कि जिसमें किसान भाई सुन सकेंगे चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और किस तरह से किसान भाई इसके साथ जुड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और इसके अलावा खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड पे। तो जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड की बात है किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है काफ़ी हद तक खेती के ऊपर निर्भर करे है। ऐसे में खेती किसानी कर रहे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस बात का पूरा ध्यान जो है सरकार की ओर से रखा जाए। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान को खेती करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। किसी के पास फसल उगाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है तो कोई किसान कर्जे के तले दब रहा है। इसलिए किसानों को आर्थिक मदद की जरूरत पड़े है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन मुहैया कराने की योजना शुरू करी है और इस कार्ड को बनवाने के कई फ़ायदे हैं। इस कार्ड की सहायता से किसानों को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और ना ही किसी से पैसे मंगाने की ज़रूरत पड़ती। ऐसे में जो है कि किसान भाई जो है किसान क्रेडिट योजना और इसको किस तरह से बनवा सके हैं, इसके साथ जुड़ सके हैं, इसका ध्यान उनको रखना पड़ेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसान भाइयों 1998 में भारत सरकार के जरिए नाबार्ड और आरबीआई के जरिए जो है एक साथ करी गई थी। इस योजना के तहत किसानों को अपनी ज़मीन जो है पहले वो रहन रख के उसके ऊपर लोन दिया जाता या गिरवी रख के, और ताकि वे अपनी खेती को आगे बढ़ा सकें। और किसान क्रेडिट कार्ड की यह योजना जो है सीमित संख्या में किसानों के लिए लागू है और इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए बेहद कम ब्याज दर पर जो है लोन दिया जाए। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 4% तक की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा सके है। तो एक बात यह है कि इसने बनवा किस तरह सके हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ क्या होंगे। तो जो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in पे जो है जाना होगा। फिर यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड फार्म डाउनलोड करें। इसके बाद फार्म भर के अपने नज़दीकी बैंक में जमा करा दें और इसके साथ ज़रूरी दस्तावेज भी साथ में लगा दें। इसके बाद बैंक के ज़रिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर भी फार्म ले सके हैं। और अब बात है कि इस आवेदन के लिए कौन सी ज़रूरी दस्तावेज हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आवेदक का पैन कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, शपथ पत्र जिसमें जानकारी हो है कि आपने किसी दूसरे बैंक से कर्ज नहीं लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो आपको पता हों, और किसान क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद किसान जो है 9% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का भी लोन ले सके हैं। वहीं जो है सरकार ने ब्याज पर राहत देते हुए 2% की सब्सिडी दी। और वहीं जो किसान समय से पहले ब्याज का भुगतान करे है तो सरकार उसको अलग से जो है 3% की सब्सिडी दे है। यानी कि आपको कुल मिलाकर 4% ब्याज देना पड़ा है जो उसके साथ आ रहे हैं। और जो समय पे भुगतान कर रहे हैं तो उसके अनुसार समय समय पे जो है किसान भाइयों को जो और भी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलता रहा है। और इसके साथ जुड़ के जो किसान भाई फ़ायदा ले सके हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है इससे उठा रहे हैं। तो वही बात आ जा है कि इसके साथ किसान भाई जुड़ के जो है कैसे इसको फ़ायदा ले रहे हैं और किस तरह से इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो बहुत से किसान भाई जो है इसके साथ समय समय पे जुड़ के जो है फ़ायदा लेते आ रहे हैं। और उसी तरह से जैसे हमने जिक्र कराया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको वही जो हमारी वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है किसान योजनाओं की, pmkisan.gov.in पर जाएं और वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के जो है अपने नज़दीकी बैंक में जमा करवा के किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो वही या तो करी हमने चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर और इब करवाएंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत।
धन धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई जी। निंदन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई। मानव पशु परिंदे पौधे तरवर बिन विधाता जी। बीज फूल फल कई तरह के ये रंग महक बिखराता जी। जड़ी बूटियाँ गुणकारी कुछ व्यर्था नहीं रचाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुखमय जीवन दाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुखमय जीवन दाता जी। कर्म भोग सुख दुख पाने की, कर्म भोग सुख दुख पाने की ये चरखी खूब चलाई जी। अन्न जल वस्त्र और सुविधा दुविधा ये ठीक समय भुगताई जी। हाँ नर नारी इजड़ा तीनों में कितने भेद बनाए हैं। भगत में भक्ति नारी में जुगती पापी में पाप जगाए हैं। विश्व नकल गुण भेद सभी नर देही में ही सजाए हैं। एक से बढ़कर एक अनोखे ये कलाकार दिखलाए हैं। मूर्ति में मुस्कान तेरी ब्राह्मण में कला सवाई जी। सब कवियों में रचता तू ही अलग अलग कविताई जी। धन धन ईश्वर कारीगर हाँ मकड़ी जाला गरबैया कचुए की गर चमकती है। शेप ताकू जहर सांप में ये मोर की शान धमकती है। गिरी पे झरना जल से बिजली अद्भुत तेरी रचना है। बन घास का दूध थना में पर दूध से मखनी मिलती है। बन घास का दूध थना में नारियल में जल गिरी ठोस गन्ने में रस सुखदाई जी। तिल सरसों में तेल आंब नींबू में भरी खटाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई जी। हाँ कितने रंग रबड़ कागज इन कपड़ों का निर्माण किया। मधु सुधा विष बारूद अग्नि सुख दुख का सम्मान किया। टेलीविजन
फोन रेल एक रॉकेट वायुयान किया, इस कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। हाथ जोड़ प्रणाम ये स्वामी, बार में बार बधाई जी। सारे गुण तो कैसे करूं, पर कुछ तो करूं बड़ाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। भंगद तुरा पोस्त बीज, एक दई नशे की चास प्रभु। मेहंदी में रंग पद पदनी, जंतु में धुआ खास प्रभु। रेशम कीड़ा ऊन भेड़ पे, एक बाड़ी बीच कपास प्रभु। पर साधु राम ना कितनों का, अब भी तुझ में विश्वास प्रभु। साधु राम ना कितनों का, अब भी तुझ में विश्वास प्रभु। देव ब्राह्मण को मिले देव, पितरा ने शांति पाई जी। महेंद्रपाल सही परख करी, झूठी ना भरी गवाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में, उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा।
आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। और इस संदेश के बाद भाइयों करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 6 डिग्री सेल्सियस, और कल भी जो है अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आज नमी की मात्रा वातावरण में 34% तक रही। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा मनरेगा और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे फल व सब्जियों का तुड़ाई के समय व बाद में रखरखाव। और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्राकृतिक कीटनाशी अग्नि अस्त्र के ऊपर। और इसके साथ साथ भाइयों ये करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत प्याज और लहसुन फसल की देखभाल पर। जैसा आप जाने हैं कि प्याज और लहसुन जो है वो अपनी बढ़वार की अवस्था में है, और प्याज और लहसुन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधों की एक महत्वपूर्ण बल्ब फसल है, यानी कि उनकी गांठा जो हैं वो नीचे बने हैं और वो विकसित हो हैं जो उन पर समय पर लगा दें। और साथ साथ संतुलित उर्वरक जैविक खाद्यों के इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा है साथ साथ, और इनके बिना ये जो है इनकी बढ़वार पर असर पड़ा है। और इसके साथ साथ जो है खरपतवार नियंत्रण भी, जो मौसमी खरपतवार उपजा हैं उनकी भी नड़ाई गुड़ाई के ज़रिए बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि जिन किसान भाइयों ने फसल समय पर लगा ली थी तो उसमें पहली नड़ाई गुड़ाई पूरी कर ली होगी। जो नहीं करी है तो वह जल्दी से जल्दी जो है नड़ाई गुड़ाई पूरी करें और अनावश्यक खरपतवार जो है वो खेत से बाहर निकाल दें। और जिन किसान भाइयों ने पहली नड़ाई गुड़ाई पूरी कर ली तो समय है, और उसके साथ साथ फिर देख रहे हैं कि खरपतवार जो है मौसमी खरपतवार समय के साथ बढ़वार कर रहे हैं, तो उनको भी जो है हल्की खुरपी लगा के निकाल दें। इसके अलावा जो देखा गया है कि मिट्टी में जो है फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म तत्व, लोहा और जस्ता कई जगह देखी जा है कि कमी दिखाई दे है, या नाइट्रोजन वगैरह की। तो पौधों को विकसित करने के लिए 16 तत्वों की ज़रूरत पड़े है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन वगैरह है। कार्बन की जो आपूर्ति है वो तो वायुमंडल से हो जाए। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, और बाकी तत्व जो हैं या उर्वरक जो हैं वो मिट्टी से मिले हैं या दूसरे उर्वरकों से मिले हैं जो ऊपर से दिए जा हैं।
क्योंकि मृदा तत्व में फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर मिट्टी और उर्वरकों के जरिए जो है या फिर कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ जो है वो उनको मिलेंगे। और इसके अलावा सूक्ष्म तत्व यानी कि जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन मिट्टी और उर्वरकों के जरिए मिले हैं। तो इस तरह से समय समय पर हमने ध्यान रखना पड़ा है फसलों का, मिट्टी के परीक्षण के जरिए भी, फसल लगाने से पहले भी, और उसके साथ साथ उसकी बढ़वार के दौरान ध्यान रख के उसके पत्तों की बढ़वार देख के, उसकी जड़ों की बढ़वार देख के पता लग जाए अंदाज़ा कि किस तरह से जो फसल है अपनी बढ़वार कर रही है। तो जिस तत्व की कमी दिखाई दे रही है तो उनका वैज्ञानिकों की सहायता से जो है उनके मार्गदर्शन में भी इनकी कमियों को पूरा कराया जा सका है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो लहसुन की बात करें तो इसमें बहुत सा जो उसके अंदर जो गोबर की गली सड़ी खाद थी, 50 टन गोबर की खाद, और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो है किसान भाइयों ने पहले दे दी थी। और इसके अलावा जो देखा गया है कि प्याज में नाइट्रोजन और पोटाश जो है एक भारी फीडर के रूप में जाने जा है, और इसको जो है समय समय पे बाद में भी देना पड़ जा है, जैसे पहले भी दिया था। तो उसके बाद नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में ऊपर से दे सके, पहली में तो ट्रांसप्लांटिंग के 3-4 हफ्ते के बाद और दूसरी ट्रांसप्लांटिंग के 2 महीने के बाद जो है उसके ऊपर से दिया जा सके है। और इसी तरह से प्याज की फसल के जरिए पोषक तत्वों का उपयोग जो है खास तौर से जो उसके बल्ब बड़ा है यानी कि गांठ जो प्याज का नीचे से बड़ा है जड़, उसकी उपज पे, विविधता पे, उर्वरकों की मात्रा, मिट्टी की स्थिति, मौसम पर निर्भर करे है। तो इसीलिए ये देखा गया है कि प्याज की फसल के लिए लगभग 90 से 95 किलो नाइट्रोजन, 30 से 35 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 55 किलोग्राम पोटाश और 40 टन प्याज बल्ब प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए जरूरी है। इसलिए टिकाऊ प्याज उत्पादन और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग स्रोतों के जरिए जो है बाहरी रूप से जो है संतुलित तरीकों से खाद्यों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। और जैसा हमने जिक्र कराया था कि समय समय पर नड़ाई गुड़ाई जो है उसके साथ साथ जरूर करनी पड़ेगी, जो उसमें मौसमी खरपतवार अपनी बढ़वार कर रहे हैं उसके साथ साथ फसल के। और इसी तरह से जैविक कार्बनिक खाद के अलावा जो ये भी देखा गया है कि जैव उर्वरक या तो बीज उपचार या मिट्टी के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, या फिर बीज या मिट्टी के उपचार के बाद सूक्ष्म जीवों के और पौधों के अंदरूनी जो बढ़वार है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे जा सके हैं। तो समय समय पर इनकी जो है बढ़वार को ध्यान में रखते हुए इनका इस्तेमाल करना पड़ा है। और इसी तरह से ये देखा गया है कि जो अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हैं उसमें फसल में, चाहे वो लहसुन की है चाहे वो प्याज की आ रही है, तो उसमें जो अलग अलग मात्रा में जो उसके अंदर उर्वरकों की कमी पड़ जा है, जैसे नाइट्रोजन का जिक्र करें हमने, फास्फोरस का जिक्र करें हमने, पोटाश का जिक्र करें, या फिर जिंक आ जा है और कॉपर वगैरह का भी फर्क पड़ जा है, तो उनकी जो कमी है वो ऊपर से खाद दे के इसको पूरा कराया जा सके है। मिट्टी में आखिरी जुताई पे जो है जैविक खाद को भी डाल सके हैं, और रोपण के दौरान जब डाली थी तो उसमें 1/3 भाग में फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह डाली थी, और जो बाकी बच गई थी वो ऊपर से, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि 2 भागों में बांट के 30 और 45 दिनों के बाद ऊपर से दे सके हैं। और इस तरह से जो आप देखोगे जो सिंचाई है वो हड़ की बहुत पतली सी मौसम के अनुसार उसका रुख देख कर करनी पड़ेगी, जल्दी सिंचाई ना करें, खास करके लहसुन में। और इसी तरह से प्याज में भी जहाँ आवश्यकता पड़ रही है, जब खेत ऊपर से सफ़ेद होने लग रहा है, दिख रहा है, तो उस ज़रूरत के अनुसार आप उसके अंदर जो उसकी हल्की सिंचाई मौसम का रुख देख कर आप कर सके हैं जो ज़रूरत पड़े। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों अब करेंगे चर्चा बेर के बागों की देखभाल और कीट नियंत्रण पर। जैसा आप जाने हैं कि फलदार पौधों में बेर भी जो है एक अहम स्थान रखा है, और वो भी अपनी जो है अच्छी बढ़वार की अवस्था में चल रहे हैं इन दिनों। पर कई बार उस पर देखा जाए कुछ कीटों का प्रकोप जो समय समय पर बेर के बागों में हो जाए, तो इनमें जैसे बेर की फल मक्खी आ जाए, पत्ते खाने वाली भुंडियाँ आ जाए, दीमक का प्रकोप हो जाए। तो इसमें जो बेर की फल मक्खी है, इस कीट की केवल सुंडी जो है वो नुकसान पहुँचावे, जो क्रीम से सफ़ेद रंग की और देखने में उबड़े हुए चावल जैसी दिखाई देगी। इसके प्रौढ़ घरेलू मक्खी जैसे दिखेंगे, इसका रंग भूरा पीला दिखेगा, प्रौढ़ आकार में घरेलू मक्खी से थोड़ा सा छोटा दिखेगा, पंखों पर स्लेटी भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे। जब फल मटर के दाने जितना हो जाएगा
तो मादा मक्खी फलों के छिलकों में अंडे देगी और प्रभावित फल टेढ़े मेढ़े आकार के और काणे हो जाएं तो और फल जल्दी पक के गिर भी जाए। ऐसे फल खाने योग्य नहीं होते और बाजार में भी इनका भाव नहीं मिलता। और यो कीट 7 से 24 दिन तक सुंडी की अवस्था में रह के नुकसान करे है। और इसका यो भी देखा गया है कि जैसे जैसे मौसम बदला है तो इसका असर भी जो है तेज होता चलेगा। नवंबर तक इसकी 3 से 4 पीढ़ियाँ जो है फसलों को नुकसान पहुँचा सके हैं। और इसकी रोकथाम के लिए ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 25 सीसी या 500 मिलीलीटर डाइमेथोएट जो रोगोर के नाम से भी जानी जा है 30 ईसी को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। और इसके साथ साथ आजकल के दिनों में 500 मिलीलीटर मेलाथियान या सायाथियान 50 सीसी 5 किलोग्राम गुड़ या चीनी को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। और इसके अलावा जो ज़्यादा ग्रसित फल हैं तो उनको तोड़ कर ज़मीन में 2 फीट गहरा खड्डा खोद कर जो है उसके अंदर दबा सके हैं, उसको नष्ट कर सके। इसी तरह से एक लाख कीट है, इसके शिशु और जो हैं वो बैंगनी रंग के दिखाई देंगे और मादा कीट बैंगनी रंग के और 1.5 मिलीमीटर लंबे होंगे। इसके छोटे शिशु काफ़ी संख्या में नरम टहनियों का रस चूसते हैं जिससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों में कमी आ जाए और बाहरी कमी आ जाए। और इनका शरीर भी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ ऐसा होगा। शिशुओं के त्यागे मल पर फफूंदी लग जाएगी और इसके प्रकोप से संक्रमित जो टहनियाँ हैं वो जो है सूखनी सी शुरू हो जाए और नुकसान हुआ है। तो इसकी रोकथाम के लिए नए फूट आने पर 600 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटान मिथाइल 25 ईसी को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। जहाँ तक पत्ते खाने वाली बूंदियों का सवाल है तो एक बहुभक्षी कीट है और इसका जो देखा गया है कि शुष्क अर्धशुष्क इलाकों में ज़्यादा पाया जा है और पत्तों को खूब खावें। और इसके साथ साथ कई बार देखा जाए कई फसलों में जो जड़ों को जो है मानसून की पहली बरसात के बाद जो है नुकसान पहुँचा दें। प्रौढ़ तगड़े और भूरे चमकीले हैं और शाम के समय जो है ज़मीन से बाहर आवें और रात में पौधों के पत्तों को खाकर नुकसान पहुँचावें और दिन में ये अंदर छिप जाए। तो इनकी रोकथाम के लिए शाम के समय जो है 500 मिलीलीटर क्विनलफास 25 सीसी ने 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर सके हैं। और इसी तरह कई बार देखा जा है कि दीमक का ही प्रकोप हो जाए और इस कीट का ज़्यादा नुकसान पौध में या नए लगाए हुए पौधों में बेर के बागों में दिखाई दे है और शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में जो है इसका ज़्यादा देखा गया है। और इसकी रोकथाम के लिए भी 50 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी ने 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पौधा जो है उसका छिड़काव कर सके हैं या फिर प्रत्येक थौड़े में पौधों की जड़ों में 2-3 बाल्टी पानी डाल दें, क्योंकि ज़्यादा ये सूखे इलाकों में जो है देखा गया है जहाँ इसका असर देखा गया है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि इनका प्रकोप कई जगहों पर देखा जाए और इस तरह छाल खाने वाली सुंडियों का भी असर कई बार बहुत ज़्यादा देखा गया है। और उसमें ये देखा जाए कि ये ऊपर से छाल खाने लग जाए और तेज़ हवा चलने पर टहनियाँ टूट के गिर जाएंगी, नरम सी हो जाएंगी, वहाँ से कच्ची सी हो जाएंगी। तो इनकी रोकथाम के लिए जो है इसके में घोल बना लें एक और उसमें कीटनाशकों की दवाई का जैसे रोगोर का घोल बना लिया और उसके अंदर 1 लीटर का तेल डाल लें या 100 ग्राम साबुन या उसमें पानी डाल लें और उसके जहाँ जहाँ घोल होंगे टहनियों के जोड़ के आसपास उनके अंदर जो है किसी सिरिंज वगैरह के जरिए उसके अंदर इसको डाल दें और ऊपर से मिट्टी लगा दें। इसमें 2 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास नुआन का भी इस्तेमाल कर सकें 76 ईसी को 10 लीटर पानी में मिला के और उसके बाद सुराखों को मिट्टी से बंद कर दें, जिससे जो ये छाल खाने वाली सुंडी है वह अंदर ही जो है मर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो या तो भाइयों चर्चा करी बेर के बागों की देखभाल और कीट नियंत्रण पर। इसके साथ साथ किसान भाइयों किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 को याद रखें, यानी कि 1551 पर संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सके हैं जो कि किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहे। तो भाइयों इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।